दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों यदि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, ये जूनियर का, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न ज़रूर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले की हर एक परीक्षाओं का अगर मूल्यांकन किया जाए तो भाषा और बोली से 3 से 4 प्रश्न या किसी किसी में 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा, ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन आर्य भाषा कितने प्रकार का है, तो या फिर आर्य भाषा कितने प्रकार का है, भारतीय आर्य भाषा कितने प्रकार का है। तो एक आपका यहाँ से हो जाएगा कि प्राचीन आर्य भाषा। अब प्राचीन आर्य भाषा का समय क्या है, तो इसका समय हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये आपका प्राचीन आर्य भाषा का समय है। इसकी भाषा की बात अगर किया जाए तो प्राचीन आर्य भाषा में कौन भाषा शामिल की, कौन सी भाषा उस समय थी, तो संस्कृत ही थी। और संस्कृत के 2 प्रकार थे, एक वैदिक संस्कृत और ये एक संस्कृत नहीं, लौकिक संस्कृत इसको कहेंगे। वैदिक संस्कृत और क्या है, लौकिक संस्कृत, ठीक है ना। ये 2 प्रकार की उस समय भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेद पुराण उपनिषद वगैरह लिखे गए और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत, यानी वाल्मीकि का रामायण और वेद व्यास का महाभारत, ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा प्रश्न है दूसरा भारतीय आर्य भाषा क्या है, मध्य भारतीय आर्य भाषा है। क्या है, मध्य भारतीय आर्य भाषा है। इसका समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय ये मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं थीं, तो इसके अंतर्गत 3 भाषाएं प्रचलित थीं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 3 भाषाएं प्रचलित थीं, क्या, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पिछले जूनियर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं थीं, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और जान लीजिए कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आपका उत्तर होगा प्राकृत भाषा। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आपका उत्तर होगा पाली भाषा। ठीक है, चलिए। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तीसरा प्रकार इसका क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसका समय क्या है, इसका समय है 1000 ईस्वी से, कब से, 1000 ईस्वी से अब तक का समय है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। अगर इसके अंतर्गत भाषाओं की बात अगर किया जाए कि कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो गुजराती है, मराठी है, लहंदा है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, हिंदी में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ये इतनी भाषाएं जो हैं भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब प्राकृत भाषा का वर्गीकरण देख लिया जाए तो प्राकृत भाषा ये 6 प्रकार की होती है, मैंने 6, मतलब अगर अब पूछा जाए अपभ्रंश यानी कितने प्रकार की प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण क्या है, तो 6 प्रकार का होगा। क्या, एक सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, चौथा पैसाची अपभ्रंश, पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और छठवां खस अपभ्रंश। ठीक है, चलिए। और अपभ्रंश भाषा का समय अगर पूछा जाए, अपभ्रंश भाषा का समय क्या रहा, तो अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है ना। और अपभ्रंश भाषा को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यह अवहट्ट भाषा, एक तो नहीं रहेगा, अवहट्ट भाषा, ठीक, या देश भाषा आदि नामों से भी अपभ्रंश को जाना जाता है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये 3 भाषाएं विकसित हुई, ठीक है ना, सौरसेनी अपभ्रंश से। मागधी से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, 4 भाषाएं विकसित हुई। तो आप बिहार का परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बिहारी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो याद रखना है मागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से
कौन सी भाषा विकसित हुई? पूर्वी हिंदी। पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? पंजाबी और लहंदा, दो। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? वह है मराठी। ठीक। इसके अलावा खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो वह है पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। ये इतना आपको याद करना है। अगर हिंदी की उपभाषाओं की बात किया जाए, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो ध्यान रखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। चलिए, अब आइए इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक नाम दे सकता है कि ब्रजभाषा किस बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, कुछ भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको याद करना जरूरी है कि पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी। उसके बाद दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा बुंदेली, चौथा हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है, या बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हरियाणवी। उसके बाद से कन्नौजी। तो 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 3 आती हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां बिहारी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, जिसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे कि 4 बोलियां राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। और पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो गढ़वाली है, कुमाऊनी है और नेपाली है। तो इस तरह से कुल 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत पाई जाती हैं। लेकिन कुछ विद्वान 17 बोलियां ही स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान नेपाली को हिंदी की बोली नहीं मानते हैं। या आपका जो नेपाली है ना, इस नेपाली को कुछ विद्वान हिंदी की बोली नहीं मानते हैं, इसलिए 17 ही मानते हैं। तो विकल्प में 17 और 18 अगर दोनों हो तो आप निसंदेह 18 करेंगे। लेकिन अगर 18 न हो तो 17 हो, तो 17 को आप सही कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, कुछ तथ्य और जान लिया जाए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप जानते होंगे, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। इसको जानिए। अगर हिंदी में स्वरों की संख्या अगर पूछे तो 11 होते हैं। अ से लेकर के औ तक ही स्वर होते हैं। अगर हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 33 होती है। क से लेकर के ह तक ही व्यंजन गिने जाते हैं। ठीक है ना। अगर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल वर्ण कितने होते हैं? तो आपका हो जाएगा, कुल वर्ण होते हैं 52। कौन कौन? 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, स्र, ज्ञ, 11 स्वर और 2 अयोगवाह यानी कि अंग और अह, और 2 द्विगुण व्यंजन। जो द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं? एक होता है ढ, सड़क वाला, और एक होता है ढ, जिसके नीचे बिंदु होता है, पढ़ना। तो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अंग और अह आता है, और एक चंद्रबिंदु भी कह सकते हैं। तो अयोगवाह अगर पूछा जाए तो कितने? 3 हैं, अंग, अह और चंद्रबिंदु। अगर संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए तो 4 माने जाते हैं। छ, त्र, ये त्र होना चाहिए, वो है छ, त्र, त्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगर द्विगुण व्यंजन की बात किया जाए, द्विगुण व्यंजन कौन कौन है? अभी मैं बताया हूँ, ड़ और ढ। ठीक है ना। ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। दक्षिणी हिंदी से एक प्रश्न पूछा गया था पिछले परीक्षा में कि दक्षिणी हिंदी को किन किन नामों से जानते हैं? तो उसमें दोनों ऑप्शन था, हिंदवी भी था, हिंदुस्तानी भी था। तो उसमें एक ऑप्शन जो था कि 2 से अधिक विकल्प सही हैं, तो आपका उत्तर वही होगा। तो दक्षिणी हिंदी को हिंदवी, हिंदुस्तानी, देहलवी और मुसलमानी, इन 4 नामों से जाना जाता है। अगर दक्षिणी हिंदी के क्षेत्र की बात किया जाए तो दक्षिणी हिंदी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से इतने ही छोटे से वीडियो से हमको विश्वास है कि 3-4 प्रश्न तो आपका मिल जाएगा। आपका परीक्षा बेहतर हो, ईश्वर से यही मेरी शुभकामना है।
फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।